ये है क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। कंप्लीट चैप्टर है, पॉइंट वाइज अच्छा चैप्टर है, अच्छा क्वेश्चन इसमें से उठ सकते हैं। तो पावर शेयरिंग क्या है? मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, शेयर कर लेना, आपस में बांट लेना। क्यों बांटना? क्योंकि जिसे पावर दी जाएगी वही काम कर पाएगा। अथॉरिटी दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे अथॉरिटी के बिना तो काम नहीं होगा, अथॉरिटी दे दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग मस्ट है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की, सिविल वार हो गया। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर ली तो वहाँ की टिपिकल कंडीशन में भी वहाँ की नॉर्मल चीज़ें रही। तो पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है। और पावर शेयरिंग कई टाइप का है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। उस पावर शेयरिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है। पावर शेयरिंग के कई टाइप से पावर शेयर की जाती है। तो पावर शेयरिंग इज ए सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड। पावर शेयरिंग जनरली यहाँ पर हम गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट में कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर शेयरिंग इन्हीं में करनी है। और ये एक दूसरे के सबॉर्डिनेट या सुपीरियर नहीं है, एक लेवल पर है। तो पावर इनमें डिवाइड करनी है, इनको एक एरिया देना है और वहाँ पर ये अपना काम करेंगे और एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम भी करेंगे। तो पावर शेयरिंग एक सिस्टम है इन विच पावर इज डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशियरी देखेगा सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बट जुडिशियरी इनका मालिक नहीं है, वो भी इक्वल लेवल पर है क्योंकि जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स टू इंश्योर पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी एंड स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग क्यों करनी है? टू इंश्योर पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी और स्टेबिलिटी रहनी चाहिए कंट्री में, इसके लिए पावर शेयरिंग मस्ट है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेफिनेटली। डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो, अगर पावर शेयरिंग हो गई तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई तो कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होगा और कंट्री बर्बाद होगी। पावर शेयरिंग प्रिवेंट करती किस चीज़ को? कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी एक के हाथ में पावर दे दी जाए तो वो गलत ही करेगा। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं। अगर किसी एक के हाथ में ही पावर दे दी जाए तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो इसके लिए पावर शेयरिंग मस्ट है। कितने टाइप का पावर शेयरिंग है? 4 टाइप से पावर शेयरिंग कर सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सब एक ही सीढ़ी पर हैं, सब बराबर हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सब इक्वल हैं ये। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इनके एरिया अलग अलग है, इनको पावर दी गई है अपने अपने एरिया में काम करना। अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो उसे रोकना, क्योंकि यही 3 पिलर हैं गवर्नमेंट के। सच ए प्रिपरेशन, सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये इंश्योर करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी रखें। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो आया हम वो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ईच ऑर्गन चेक द अदर। एक जो भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, नज़र रखते हैं और रोकते हैं गलत करने से। In a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament और state assembly। देखो, मिनिस्टर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमने ही बनाई है तो उन्हें भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिली है। जो सेंटर में मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट को आंसर देंगे और जो स्टेट में मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट असेंबलीज को आंसर देंगे, क्योंकि वहीं से वो बन के गए हैं। एक्चुअली वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में बैठे हैं, मतलब पब्लिक ही बैठी है इनडायरेक्टली। तो वो आंसरेबल है, मतलब अनलिमिटेड पावर तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा है, लोगों का राज है। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जज को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जज को अपॉइंट करने वाले भी यही हैं, ठीक है। और जज इनका काम देखता है फिर कि ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि एक हायरार्की मान लो, कोई लोअर लेवल पर है, कोई मिडिल लेवल पर है, कोई हायर लेवल पर है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के को जो हैंडल करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे कि पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और पीएम बनते हैं। तो पीएम पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। एक गवर्नमेंट, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और पंचायत म्यूनसिपालिटीज़ भी हैं लोकल लेवल पर, जैसे गाँव में ग्राम प्रधान है। तो ये एक हायरार्की में है, मतलब अपने अपने एरिया में काम करेंगे। बट अगर पंचायत की है, अगर वहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके ऊपर है, और स्टेट में कोई दिक्कत हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने अंडर ले लेगा। तो यहाँ एक हायरार्की हो गई। तो मतलब इन्हें अपने एरिया दिए गए हैं काम करने के लिए, बट अनलिमिटेड पावर इनके पास नहीं है। तो इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, बट इंडिया में ये फॉलो होता है। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक गवर्नमेंट का अपना एरिया है, मतलब कहाँ तक उनकी बात चलेगी, उनकी क्या अथॉरिटी है, मतलब क्या पावर उनके पास है और कितनी जिम्मेदारी उनके पास है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ दी जाती हैं। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर उन्हें बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया गया है कि ये चीज़ें सेंटर के पास हैं, ये स्टेट के पास है, ये पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ के पास हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के ही सारे काम होते हैं। ईच लेवल वर्क्स इंडिपेंडेंटली विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंडर में जो एरिया आ रहे हैं वो अपने वहाँ अपने ढंग से काम करेगा। मतलब कंट्रोल अनलिमिटेड नहीं है, कंट्रोल है, बट एरिया डिफाइन है कहाँ किसका पावर चलेगी। तो इसे कहते हैं फेडरलिज्म, कि सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं। इंडिया फॉलो वर्टिकल पावर शेयरिंग थ्रू इट्स फेडरल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर सेंट्रल की गवर्नमेंट भी और स्टेट की गवर्नमेंट भी है, और सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके एरिया भी हैं। एक दूसरे के ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम ये भी करते हैं कहीं ना कहीं। बट अगर बात मानी जाएगी सुपीरियर तो डेफिनेटली वो सेंटर की बात होगी। तो सेंटर स्टेट को अपने अंडर में ले लेता है उसके भले के लिए। तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। Federal government is a structure of government in which power is divided and shared between a central government and the state or regional government. फेडरल मतलब पावर डिवाइड की गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी है, इस ये इंश्योर करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकता है। फेडरल स्ट्रक्चर रोकता है पावर के कंसंट्रेशन को, मतलब पावर एक जगह इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेस पे भी पावर शेयर की जाती है, जैसे कि बेल्जियम में किया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया है कि जो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं वो उस लैंग्वेज के स्पीकिंग जो पीपल है उनके बारे में कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, कल्चरल या लैंग्विस्टिक बेस पे जो होनी है वो। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम गुड एग्जाम्पल है किसका? पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स का। In some countries, there are constitutional and legal arrangement where socially weaker section of society, weaker section and women are represented in the legislature and administration. देखो कुछ पावर शेयरिंग ऐसे करते हैं कि वीकर सेक्शन को लेजिस्लेचर में भेजते हैं, मतलब जैसे कि रिजर्वेशन बना दिया उस तरह से। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर या इथनिसिटी के बेस पर हैव द राइट टू टेक डिसीजन। तो जो जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो उन लोगों के लिए डिसाइड कर सकते हैं जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये इस टाइप के कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर और इथनिसिटी हैव द राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू देयर कम्युनिटी इंटरेस्ट। वो कुछ मामले पर फैसला ले सकते हैं। जैसे बेल्जियम है, डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं। फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग तो 1% ही है, मेनली डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वहाँ पर है। ईच कम्युनिटी इलेक्ट करती है इट्स का ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट फैसले लेती है अबाउट कल्चरल अफेयर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पर। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इस बेस पर बनती है कि तुम्हारा एजुकेशन से जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लैंग्वेज रिलेटेड इशू हैं, कल्चरल अफेयर हैं, जो अपने हिसाब से हैंडल करो। कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रमोट करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो एक दूसरे की चीज़ों में ये दिक्कत नहीं करेंगे, पीसफुली कोएग्जिस्ट कर लेंगे।
एंड इंश्योर इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज़। और फिर एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से छीन नहीं रहे हैं। जहाँ छीनना होगा वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा, और यहाँ छीनना नहीं हुआ, पावर शेयरिंग की जा रही है, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड थ्रू कोएलिशन। देखो पावर, जो कई सारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो 2-3 पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, तो इसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। पावर इज शेयर्ड थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट, अलायंसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। और गवर्नमेंट जो बनी है वो डेफिनेटली सभी जो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाई है उन सभी को रिप्रेजेंट करेगी। इट इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। कोएलिशन गवर्नमेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जितनी पार्टी उसमें इलेक्शन में हैं, जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर कंसंट्रेट नहीं होगी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयर की जाएगी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उतनी आइडियोलॉजी हैं, उतने टाइप के सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है या शेयर की गई है। शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी मिलके चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी गवर्नमेंट बना रही हैं, तो पावर शेयरिंग डायरेक्ट होगी, क्योंकि सबने चुनाव मिलकर लड़ा है। 2-3 जो पार्टी चुन मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, मिलकर फिर गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, तो पावर शेयरिंग डायरेक्टली होगी। If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest group जैसे कि ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी भी बात चलती है गवर्नमेंट में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर। मतलब प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं वो पॉलिसीज बनाने में। आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी, गवर्नमेंट की जो कमेटी बनते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, अगर बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो प्रेशर ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस होता है पावर शेयरिंग में। अब कोएलिशन गवर्नमेंट है क्या? एक कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करती है क्लियर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर एंड 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय शेयरिंग पावर। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब कोई मेजोरिटी में पार्टी नहीं आई है, नहीं जीत पाई है, तो 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, इसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ कॉमन इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में ये कॉमन है। इससे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाता है। और जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर उनके भी कुछ मेंबर जाते हैं नेशनल लेवल पर, तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा है ये। अब पावर शेयरिंग देखते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, 18% तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 18% जो तमिल स्पीकिंग है उसमें श्रीलंकन तमिल हैं 13%, और बाकी इंडिया से गए हैं वो हैं इंडियन तमिल हैं। श्रीलंकन जो तमिल हैं वो कंसंट्रेटेड हैं नॉर्थ और ईस्ट में। जो श्रीलंकन तमिल है वो कंसंट्रेटेड है नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पर वो हैं, ठीक है। और सिन्हाला जो स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती है, और जो बाकी तमिल हैं वो हिंदू या मुस्लिम है, और उसमें 7% क्रिश्चियन है। जो तमिल और सिन्हाला दोनों हैं, मतलब मेनली वहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और वो फॉलो करते हैं बुद्ध धर्म को। सिन्हाला स्पीकिंग 74% है, और ये बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अब ये गवर्नमेंट में सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में, तो लीडर बने सिन्हाला कम्युनिटी के लोग। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जब लीडर बने तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनी। गवर्नमेंट ने जो सिन्हाला को सुप्रीमेसी दी, क्योंकि 70% पॉपुलेशन उनकी थी, तो सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे उन्हें सुप्रीमेसी दी गई, और उन्हें जॉब में प्रेफरेंस दिया गया, मतलब उन्हें जॉब दी गई, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें दी गई। 1956 में एक एक्ट पास किया गया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इन्होंने तमिल को उसने डिसरिगार्ड किया, तमिल को नहीं माना उन्होंने, सिन्हाला को ही माना। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब गवर्नमेंट जो जॉब थी और जो भी पोजीशन मिलती थी गवर्नमेंट जॉब की, वो सिन्हाला एप्लीकेंट ही उनके लिए अप्लाई कर सकते थे। मतलब सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को ही गवर्नमेंट जॉब मिली, और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन जो रह गई वो रह गई। अब वो सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो बुद्ध धर्म को फॉलो करती थी, तो उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को ही मतलब प्रचार किया, फोस्टर किया, इसे बढ़ाया आगे।
अब जो श्रीलंका के तमिल थे वो तो वहीं के थे, उन्हें दिक्कत हुई कि हम यहीं के हैं, अपनी कंट्री के हैं और हमें जॉब नहीं दी जा रही है। अब होगा कन्फ्लिक्ट। श्रीलंकन जो तमिल थे, नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। उन्हें उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा रही थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। इसके रिजल्ट ये हुआ कि सिनाला और जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो आमने सामने आ गई। तो श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज और स्ट्रगल लॉन्च की कि हमारी जो लैंग्वेज है, हम श्रीलंका के लोग हैं तो हमारे जो हमें भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमारी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमें भी पार्टिसिपेशन दिया जाए, हमें भी जॉब और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दी जाए, जो कि सिनाला स्पीकिंग पॉपुलेशन ने, उन्हीं के लीडर थे, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिन्हाला को ही सुप्रीमेसी दी और तमिल को इग्नोर कर दिया। तो तमिलियन ने अपनी पार्टीज बनाई फिर, और फिर लड़ाई शुरू हो गई। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो उनकी जो बात थी वो नहीं मान रहे थे सिन्हाला स्पीकिंग। 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्म या स्टेट। 1980 में उन्होंने कहा कि तुम हमें अगर गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हो, हमें अलग कर रहे हो, तो इसका मतलब हमारा स्टेट ही अलग बना दो, हमारी गवर्नमेंट ही अलग बना देंगे, हम हमें इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। तो अब ये हो गया कि वो तो देने को तैयार नहीं थे, तो बीच में हो गया सिविल वॉर। तो ये एक एग्जाम्पल है, अगर पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी तो क्या होगा, कंट्री बर्बाद हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है बेल्जियम का। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की अच्छे से, तो यहाँ पर कोई वॉर नहीं हुआ। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री यूरोप में जो शेयर करती बाउंड्री विद नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। अब इंपॉर्टेंट है इसका इथनिक कंपोजिशन। फ्रांस बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 40% फ्रेंच बोलती हैं। डच और फ्रेंच मेन हो गए वहाँ पर। कहाँ? बेल्जियम में। डच स्पीकिंग 59, फ्रेंच स्पीकिंग 40 और 1% जो बचे वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब कहानी उल्टी हो जाती है कैपिटल ब्रुसेल्स में। पूरी कंट्री का तो ये रेशियो है, कैपिटल ब्रुसेल्स में उल्टा रेशियो है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि पूरी कंट्री के 40% लोग ही फ्रेंच बोलते हैं। बट कि कैपिटल में 80% ब्रुस 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं, जबकि पूरी कंट्री में 59 या 60, अराउंड 60% तो डच हो गए, बट कैपिटल में वो 20% ही है। कहानी उल्टी हो गई, ब्रुसेल्स की कहानी उल्टी हो गई बेल्जियम की। तो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो कितने थे? 40% थे कंट्री में, 80% थे कैपिटल में। कैपिटल में 80% है, बट टोटल ओवरऑल कंट्री में वो 40% ही हैं। तो जबकि फ्रेंच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो रिच और पावरफुल थी, और डच स्पीकिंग को थोड़ा लेट ये सब सारी चीज़ें मिली है, तो वो थोड़ा कमज़ोर थे, जिससे कि इनके बीच में टेंशन हो गई 1950s और 60s में। तो अभी जो गवर्नमेंट थी वहाँ, उन्हें लगा कि अगर ऐसे होगा तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने पावर शेयरिंग अच्छे से की। डच स्पीकिंग पॉपुलेशन पीपल constituted ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन ए कैपिटल। देखो दोनों के साथ यही केस था, एक जो थे मेजोरिटी थी पूरी कंट्री में बट माइनॉरिटी थे कैपिटल में, दूसरा माइनॉरिटी थे पूरी कंट्री में बट मेजोरिटी थे कैपिटल में, तो केस उल्टा हो गया। तो बेल्जियन के लीडर्स ने इस चीज़ को देखा और सॉर्ट आउट किया। बिटवीन 1970s to 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट करना मतलब कुछ नई चीज़ ऐड करना, जिससे कि कंट्री अच्छे से रह सके, लोग अच्छे से रह सकें, और उन्होंने पावर शेयरिंग अच्छे से की। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें बनाया प्रोविजंस कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने जूनियर नहीं माना या सबऑर्डिनेट नहीं माना सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो ब्रुसेल्स थे वहाँ पर भी सेपरेट गवर्नमेंट बनी, बट वहाँ पर भी दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो ये दोनों मान गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों इक्वल थे और जो कैपिटल थी वहाँ पर भी दोनों इक्वल मिनिस्टर्स बनाए गए दोनों कम्युनिटीज़ के, तो दोनों को ही दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा तीसरी टाइप की गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, उसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे कि डच है, फ्रेंच है, जर्मनी स्पीकिंग है, वो कहीं भी रह रहे हैं पूरी कंट्री में।
जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है वो डिसीजन लेती थी अबाउट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। जो जिस कम्युनिटी का वो उस कम्युनिटी के जो कल्चरल इशू हैं, एजुकेशनल इशू हैं या लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, उसके बारे में वो उस कम्युनिटी के लोग ही डिसीजन लेंगे। उस कम्युनिटी के मिनिस्टर उस कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे पूरी कंट्री में। मतलब एक डच स्पीकिंग थे, एक फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे। तो डच हो या फ्रेंच हो, ये मेजोरिटी यही थे। तो इनके कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती थी अबाउट कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू के बारे में पूरी कंट्री के लोगों के लिए। मतलब उनकी जो कम्युनिटी है उनकी डिसीजन वो ले सकते थे अबाउट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो उनके कम्युनिटी के लोग ही उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इससे इस तरह से उन्होंने पावर शेयरिंग की कि जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल में बनी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, जो भी गवर्नमेंट कैपिटल में बनी उसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो दोनों ही वहाँ पर सेटिस्फाई हो गए। और तीसरी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी सबकी, जो जिस उसका लैंग्वेज का था उसके मिनिस्टर उस लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी इशू थे वो ही डिसाइड करते थे। तो इस तरह से जो पावर शेयरिंग की गई उससे वहाँ पर वो आराम से को एग्जिस्ट कर रहे थे फिर। तो पावर शेयरिंग के दो एग्जांपल थे, एक तो श्रीलंका जो पावर शेयरिंग नहीं की गई तो बर्बाद हो गया, दूसरा बेल्जियम जिसमें पावर शेयरिंग की गई और वो आराम से फिर को एग्जिस्ट करने लगे।